सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कभी आपने सुना होगा जल संरक्षण, हम कहते हैं वन्य जीव संरक्षण। आपने सुना होगा धरोहर का संरक्षण और आपने सुना होगा संस्कृति का संरक्षण, भारतीय संस्कृति का संरक्षण। जैसा हम घर में करते हैं वैसे ही हमको देखकर घर के अंदर छोटे जो सदस्य होते हैं वो भी ऐसा ही अनुसरण करते हैं। यदि हम माँ बाप के चरणों के ढोक देकर उनको प्रणाम करते हैं तो घर के जो छोटे सदस्य होते हैं वो भी उसको देखते हैं और उनके अंदर भी ये संस्कृति आती है। और यदि हम केवल माँ बाप को दूर से हाथ जोड़ते हैं तो वो भी यही सीखते हैं, और यदि हम दूर से माँ बाप को हाय हेलो करते हैं तो वो भी केवल दूर से ही हाय हेलो करते हैं। कुल मिला के सब कुछ जो असर होता है यह है कि आखिरकार हम जो संस्कृति है उस संस्कृति को कितना संरक्षित रखते हैं। संरक्षण का मतलब कदापि ये नहीं होता किसी चीज को बढ़ाना या घटाना। संरक्षण का मतलब जो चीज जितनी है उसको मेंटेन रखना। जल संरक्षण का मतलब ये नहीं दुनिया के अंदर बहुत सारा पानी हो जाए। जल संरक्षण का मतलब है कि दुनिया में यदि पानी की कमी हो रही है तो ऐसे प्रयास भी होने चाहिए, इतने पेड़ भी लगने चाहिए जो भी अपन प्रयास कर सकते हैं जिससे कि जल जितना कम हो रहा है उतना जो जल है वो दुनिया के अंदर आ भी जाए। तो संरक्षण का मतलब होता है मेंटेन रखना, और भारतीय संस्कृति को अपन मेंटेन रख रहे हैं, अर्थात जो प्रथाएं चल रही है और इन प्रथाओं के अनुरूप यदि हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर जिंदगी के अंदर कुछ सुकून आता है, जिंदगी बेहतर बनती है। जिंदगी जो है उसको जीने के अंदर तनाव ग्रसित नहीं रहना पड़ता, तनाव मुक्त जिंदगी चलती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ इंसान बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं और लेकिन कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जिनके तनाव कभी हावी नहीं रहता। कहीं न कहीं पर ये जो प्रभाव है विशेष तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो जिसके तनाव नहीं होता वो कोई न कोई क्रियाकलाप इस प्रकार के कर रहा है जिसके कारण वो तनाव मुक्त है। इसलिए कहते भी हैं कि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, ये सच्चाई अपने आप जिंदगी के अंदर प्रतीत होती है, व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ये संस्कृति का संरक्षण अपने आप में व्यक्तित्व में नजर आता है। और आज हम इसी प्रकार से ये जो संरक्षण शब्द है उसी संरक्षण शब्द को फिजिक्स में काम में ले रहे हैं और टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण नियम। आपने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण नियम, आपने सुना होगा कोणीय संवेग संरक्षण नियम, आपने सुना होगा आवेश संरक्षण नियम। आखिरकार ये जो नियम संरक्षण नियम है ये होते क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण नियम। मैं आपको बताऊं कि जो भी संरक्षण नियम है ये मौलिक नियम होते हैं, और मौलिक नियम जो है इनका आधार प्रायोगिक प्रेक्षण होता है। तो प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर ये संरक्षण नियम जिनको अपन मौलिक नियम कहते हैं ये आधारित है। तो यहां पर पहली बात मैं संवेग संरक्षण नियम को समझाऊं, इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं क्वेश्चंस के परीक्षा में पूछने के, न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं तो वो भी कैसे आते हैं, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं संवेग संरक्षण नियम की। उससे पहले मैंने जैसा भी आपको बताया कि जितने भी ये संरक्षण नियम है, ये संरक्षण जो नियम है इनका आधार होता है प्रायोगिक प्रेक्षण। तो पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊर्जा संरक्षण नियम कॉमा आवेश संरक्षण नियम कॉमा रेखीय संवेग संरक्षण नियम कॉमा कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ये सब के सब आपके मौलिक नियम कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर यह पड़ता है कि ये कैसे नियम कहलाते हैं? मौलिक नियम कहलाते हैं, फंडामेंटल लॉ कहलाते हैं, रूल कहलाते हैं। और इनका आधार प्रायोगिक प्रेक्षण होता है। इनका जो आधार है वो क्या होता है? प्रायोगिक प्रेक्षण होता है।
प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन जो होता है उनके आधार पर ही ये नियमों को दिया गया है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, दीज आर फंडामेंटल लॉ, और इनका जो आधार है वो है प्रायोगिक प्रेक्षण। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा के अंदर कि संरक्षण नियम का आधार क्या है, तो यहां पर राइट आंसर है कि इनका आधार है प्रायोगिक प्रेक्षण। इसलिए मैंने इस संवेग संरक्षण नियम को शुरुआत करने से पहले आपको बताया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो गति का दूसरा और तीसरा जो नियम दिया था, अपन ने न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़े, तो गति का नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, इनके जो परिणाम है उन परिणामों से एक प्रेरणा मिली। इन परिणामों ने हमको आगे बढ़ाया, किसके लिए? संवेग संरक्षण नियम की। तो यहां पर अगली बात आती है न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम, गति के द्वितीय एवं तृतीय नियमों के परिणामों से संवेग संरक्षण नियम के जो परिणाम आए थे उससे संवेग संरक्षण नियम का आगमन हुआ। तो संवेग संरक्षण नियम का आगमन कब हुआ? जब न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय नियम के परिणाम आ गए थे, तो उससे संवेग संरक्षण नियम का आगमन हुआ। मतलब इसने संवेग संरक्षण नियम की प्रेरणा दी, आगमन हुआ या यूं कह दीजिए प्रेरणा दी। अच्छा, ये जो आपके संवेग संरक्षण नियम है, इसका पूरा नाम होता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। 2 तरह की गति होती है, एक होती है रेखीय गति और एक होती है घूर्णन गति, घूमने वाली गति। तो जो भी घूर्णन गति होती है वहां तो कोणीय शब्द आता है। जैसे घूर्णन गति के अंदर विस्थापन को बोलेंगे कोणीय विस्थापन, वेग को बोलेंगे कोणीय वेग, त्वरण को बोलेंगे कोणीय त्वरण, संवेग को बोलेंगे कोणीय संवेग। लेकिन जहां पर रेखीय गति होती है वहां पर बोलते हैं या तो बोल दो रेखीय विस्थापन या सिंपल बोल दो विस्थापन। जैसे बोलते हैं रेखीय वेग या बोल दो केवल वेग, या बोलो रेखीय त्वरण या बोलो केवल त्वरण। तो ऐसे ही इसका पूरा नाम तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण नियम। जैसे नहीं होता +7 है, अब +7 बोलो चाहे 7 बोलो एक ही बात है, +7 बोलो चाहे 7 बोलो, किसी ने बोला 7 तो 7 ऐसे लिखा तो +7 ही तो है। तो ऐसे ही इनके सबके आगे रेखीय शब्द है, लेकिन रेखीय शब्द हिडन है, ये मान लीजिए बोलचाल में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इसलिए अपन शॉर्ट में बोल देते हैं संवेग संरक्षण नियम। लेकिन जो घूर्णन गति है वहां तो कोणीय शब्द बोलना ही पड़ेगा, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। लेकिन रेखीय गति के अंदर या तो बोलो रेखीय संवेग या बोल दो संवेग, जैसे +7 या 7। जैसे बोलते हैं रेखीय वेग या बोल दो वेग, जैसे बोले रेखीय त्वरण या बोल दो त्वरण। तो यहां पर ये जो संवेग संरक्षण नियम है ये 3 शताब्दी पहले आया था। इसको आने का जो टाइम हो चुका अभी तक, तो यह नियम, यह संवेग संरक्षण नियम, यह संवेग संरक्षण नियम 3 शताब्दी पूर्व आया। यह भी आपको बात याद रखनी है, 3 शताब्दी पूर्व आया। तो 3 शताब्दी पहले का नियम है ये, और इसका नाम क्या है? संवेग संरक्षण नियम। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी, 3 शताब्दी पहले ये नियम भी आ गया, और ये जो नियम है इसमें क्या क्या खूबी है और नियम होता क्या है। तो देखो यहां पर बात जो है, अच्छा ये जो संवेग संरक्षण नियम है इसने, और एक था ऊर्जा संरक्षण नियम। ये नियम ऐसे थे जिन्होंने कुछ कणों की खोज में भी अपना योगदान दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने सुना होगा न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा, न्यूट्रिनो एक कण का नाम है, मेसॉन। ये ऐसे कण है जिनकी खोज के लिए ये नियम, संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ये नियम उसकी खोज में एक तरह से रेस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे। तो अगली बात मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि अगली बात है न्यूट्रिनो, मेसॉन आदि जैसे कणों की खोज में संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम उत्तरदायी थे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यूट्रिनो कॉमा मेसॉन जैसे कणों की खोज में
जैसे कणों की खोज में संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम एवं ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम एवं ऊर्जा संरक्षण नियम उत्तरदायी थे, उत्तरदायी थे मतलब रेस्पॉन्सिबल थे, उससे ही पता चला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिनो और मेसोन जैसे कणों की खोज में संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण नियम क्या थे? उत्तरदायी थे। अच्छा, अब बात यहां पर ये आती है गुरुजी, आखिरकार ये संवेग संरक्षण नियम है क्या? तो संवेग संरक्षण नियम क्या है उसके बारे में जरा देखिएगा कि ये संवेग संरक्षण नियम होता क्या है। अच्छा, ये जो संवेग संरक्षण नियम है तो आपने गति का दूसरा नियम पढ़ लिया होगा, आपको याद भी होगा। बताइए उसका सूत्र क्या था? गति का दूसरा नियम था संवेग में परिवर्तन की दर। तो मैं नियम बता रहा हूं पहले कि संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय का भाग, कभी भी दर बोले समय का भाग, कार्य करने की दर कार्य बटा समय, वेग में परिवर्तन दर वेग बटा समय है। तो संवेग में परिवर्तन दर संवेग बटा समय, आवेश प्रवाह की दर आवेश बटा समय, ताप में पतन की दर ताप बटा समय। तो दर का मतलब समय का भाग। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए डेल, और संवेग में परिवर्तन डेल है तो उस परिवर्तन में जो समय लगा डेल टी, समय लगा डेल टी, डेल का मतलब परिवर्तन में लगा समय। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, गति का दूसरा नियम ऐसा बोलता है। और इस दूसरे नियम को देखिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया वापस, F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। मैं लिख देता हूं गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से या दूसरे नियम से, गति के द्वितीय नियम से। अब यदि मैं बल को जीरो मान लूं, बल को क्या मान लिया मैंने? जीरो। अब बल को जीरो मान लिया तो आप कहोगे गुरुजी ये तो जीरो हो गया, इधर जाना खींचना रहे इसको पकड़ के, हे वज्रगुणा, वज्रगुणा का मतलब खींचो, और जैसे खींचा, खींचते ये तो गुणा हो गया जीरो से, तो पार्ट या हिसाब जीरो बराबर डेल पी, डेल पी बराबर जीरो, डेल पी बराबर जीरो। या इसको सीधा करके लिखे तो यहां लिख दो डेल पी बराबर जीरो, बात तो एक ही है। इसको सीधा करके लिख दो ना, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, बात तो एक ही है। पी का मतलब क्या है बोलो? संवेग। डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। डेल का मतलब मैंने बताया था फिजिक्स में, डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ये डेल सिंबल होता है परिवर्तन का। तो यहां पर मैंने, यहां पर ये रिजल्ट आया कि संवेग में परिवर्तन जीरो है। और याद रखना बच्चे लालो, किसी में भी यदि परिवर्तन जीरो है ना, किसी में भी परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब वो चीज नियत है। जैसे आपकी लंबाई में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब आपकी लंबाई नियत है। 4 फुट के हो तो 4 फुट के ही रहोगे, 5 फुट के हो तो 5 फुट के रहोगे। शुरुआत में बच्चे की लंबाई बढ़ती है, लेकिन बढ़ने के बाद में रुक जाती है ना, ये थोड़ी बढ़ती रहती है। एक सीमा के बाद में लंबाई बढ़ना रुक जाती है। शरीर जो है ये भी जितना बड़ा विकसित होना है शुरुआत में हो जाता है, उसके बाद में रुक जाता है। तो अब उसमें परिवर्तन क्या है कि लंबाई की बात करें, शरीर के विकास की बात करें, हाथ उंगलियों की बात करें, तो इनका विकास एक सीमा के बाद में रुक जाता है। और जब कोई भी चीज में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है, नियत है, रुक गई वो वहां पर। तो यहां पर भी मैं ये कह रहा हूं, संवेग में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब संवेग क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। नियत का मतलब वो बदल ही नहीं रही। जैसे अपन कई बार कहते हैं कि यार इसका स्वभाव तो बहुत ज्यादा गंदा है, और इसके स्वभाव को सुधारने के लिए लगातार अपन उसको समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अपन कहते हैं कि इसके तो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, स्वभाव में परिवर्तन जीरो, और स्वभाव में परिवर्तन जीरो, इसका मतलब उसका स्वभाव कांस्टेंट बना हुआ है। स्वभाव क्या है? नियत है, जैसा है वैसा ही बना हुआ है। नियत का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो वैसे वैसे यहां पर संवेग में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब संवेग क्या? नियत। तो फिजिक्स में हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भौतिक राशि के आगे परिवर्तन शब्द, परिवर्तन चिन्ह है और उसका मान यदि जीरो है, तो वो भौतिक राशि हमेशा क्या होती है? नियत। और यही आपके संवेग संरक्षण नियम है। तो आप कहोगे क्या हुआ? तो अपन ने क्या किया कि गति का दूसरा नियम लिया, और गति का दूसरा नियम F बराबर डेल पे अपॉन डेल टी में जब अपन ने बल को जीरो माना, तो जीरो मानते ही जीरो बराबर डेल पे अपॉन डेल टी बज गुणा कर दिया, तो डेल पी बराबर जीरो, इसको सीधा कर दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, थोड़ा सीधा उल्टा सा दिख रहा है, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। और संवेग में परिवर्तन जीरो, इसका मतलब संवेग नियत है, और यही संवेग संरक्षण नियम है। तो क्या बोल रहा हूं? बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में जब बल को जीरो माना तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो गति का दूसरा नियम तो यही था, बराबर डेल पे अपॉन डेल टी। लेकिन बल को मैंने जीरो माना, बल की अनुपस्थिति में संवेग हमेशा नियत होता है, यही कहलाता है संवेग संरक्षण नियम। तो यहां पर अब इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं
कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का संवेग हमेशा क्या होता है, नियत, और नियत को ही संरक्षण बोलते हैं। अर्थात न तो वो बढ़ रहा है न वो घट रहा है, जैसा है वैसा ही रहना, मेंटेन रहना, उसी का नाम होता है संरक्षण, कंजर्वेशन। तो यहां पर मैं नियम को लिख रहा हूं अब, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का, निकाय का मतलब सिस्टम, किसी भी निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इसी को अपन बोलते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, और यही कहलाता है, इसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। हेडिंग डाला हुआ है तो मैंने बोल दिया, इसे क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण नियम। अब चूंकि ये प्रकृति का मौलिक नियम है, इसलिए हर जगह इसका पालन होगा। मौलिक नियम है इसलिए हर जगह इसका पालन होगा। सभी प्रकार की टक्कर, मन में आए जैसी टक्कर हो, कैसी भी टक्कर हो, सभी प्रकार की टक्करों में, टक्करों को अपन संघट्ट भी बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, टक्कर को कॉलिजन बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन एक इसका नाम और है संघट्ट। तो कैसी भी टक्कर हो, चाहे आपके परमाणु कणों की टक्कर हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की टक्कर हो, परमाणुओं की आपस में टक्कर हो, या कोई वाहनों की टक्कर हो, या कोई दो बर्तन भिड़ गए, या दो कोई आदमी भिड़ गए, कैसी भी टक्कर हो, मन में आए जैसी भिड़ंत हो, सभी प्रकार की टक्करों में इसका पालन होगा। तो याद रखना, वह कौन सा नियम है जिसका प्रत्येक टक्कर के अंदर पालन होता है, तो वो बताओ कौन सा नियम है, संवेग संरक्षण नियम। अच्छा, इसके बाद में और अपन बात करें तो चूंकि मैंने बताया था ये मौलिक नियम है, तो इसका पालन होगा नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका पालन होता है। इसके अलावा और यदि बात करें तो रॉकेट की गति में, रॉकेट की जो गति है उसमें भी पालन होता है। अभी होता कैसे है उसको अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं। रॉकेट की गति में पालन होता है, रॉकेट की गति में इसका पालन होता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। जितना संवेग शुरू में है उतना ही हर्षण रहेगा। और संवेग आप जानते हो क्या होता है, ए संवेग, संवेग को पी से लिखते हैं, और वेग तेरे संग, वेग तेरे संग द्रव्यमान तेरा नाम संवेग। अब जो शुरुआत में संवेग होगा वही आगे होगा। बताओ रॉकेट जब उड़ता है तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान लगातार कम होता जाता है। क्यों होता जाता है कम, क्योंकि रॉकेट में जो ईंधन है वो जल गैस के रूप में बाहर निकलता जाता है जल की। तो रॉकेट जब ऊपर चलता है तो लगातार उसके द्रव्यमान में कमी होती है, लेकिन लगातार उसका क्या बढ़ता है, वेग। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है ना, वो सभी जगह पर क्या आएगा, संरक्षित आएगा। अभी शुरुआत में जो द्रव्यमान वेग का गुणनफल है ऊपर गया, ऊपर गया तो द्रव्यमान भले ही कम हुआ, लेकिन उतना ही वेग बढ़ गया तो उसका गुणनफल फिर नियत आया। फिर और ऊपर गया, और ऊपर गया तो उसका और द्रव्यमान कम हो गया, लेकिन उतना ही वेग और बढ़ गया। तो एक पद यदि घटता है तो दूसरा पद बढ़ता है, तो दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमेशा नियत ही आएगा। इसलिए रॉकेट की गति में, और याद रखना रॉकेट जो है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि रॉकेट की गति किस पर आधारित है, तो रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये भी आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम गति के तीसरे नियम पर तो आधारित है ही, गति के तीसरे नियम को अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इस पर तो आधारित है ही। इसके अलावा संवेग संरक्षण नियम पर भी है। तो क्वेश्चन आता है रॉकेट की गति आधारित है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, संवेग संरक्षण नियम, दोनों नहीं, तो राइट आंसर आएगा दोनों। और रॉकेट जो है ये परिवर्ती द्रव्यमान का उदाहरण है। परिवर्ती द्रव्यमान का उदाहरण क्यों है, क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान लगातार बदलता रहता है, इसलिए परिवर्ती द्रव्यमान का उदाहरण है। आप कहोगे गुरुजी और उदाहरण लेके आओ इसका, तो और कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जो आपके संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तो और उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो और उदाहरणों में जैसे बम फूटना, कोई बम फूट जिए, बम फूट जिए, बम फूटा, बम विस्फोट, बम विस्फोट पे भी इसका पालन होता है, ठीक है। इसके अलावा हॉकी के मैदान में हॉकी और गेंद की जो टक्कर होती है उसमें पालन होता है। तो हॉकी के खेल में, कोई सा भी खेल हो, हॉकी के खेल में, हॉकी के खेल में हॉकी एवं गेंद की टक्कर, हॉकी एवं गेंद की टक्कर,
उसमें भी पालन होता है। इसके अलावा बंदूक से गोली निकलने पर, बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर भी इसका पालन होता है। ऐसे ही कोई लड़की है और लड़की जो है वो भागती भागती एक ट्रॉली में कूद गई, या यो मान लो ट्रॉली पर चढ़ गई, या यो मान लो कि कोई लड़की जो है वो डागने मतलब छत से किसी को ट्रॉली आ रही तो उसमें कूद पड़ी तो आपको गुरु जी वो तो ट्रॉली में फंस गई, ट्रॉली के अंदर आ गई, तो अभी पालन होगा। तो ये भी है लड़की का ट्रॉली में कूदना, उसमें भी पालन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जगह पर इसका पालन होता है। तो या लड़की का भागते हुए और भागकर और किसी गाड़ी पर चढ़ जाना, उसमें भी पालन होगा। तो सब जगह पर इसका पालन होता है और उसका नाम क्या है? संवेग संरक्षण नियम। इसमें ये जो बंदूक से गोली दागने पर परीक्षाओं में इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको मैं समझा रहा हूं जिससे आपको यह भी पता चल जाए कि संवेग संरक्षण नियम को अप्लाई कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, आंकिक प्रश्न इसके हल कैसे करते हैं, इस नियम को लगाते कैसे हैं। तो आगे देखिएगा, आगे मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो, बंदूक से गोली दागना और इस पर न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज्यादा आते हैं, तो यहां से आपके समझ में भी आ जाएगी इसको अप्लाई करना भी, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये नियम लगता कैसे है। तो देखो आप, तो यहां पर थोड़ी गले में खराशी है और देखो, बंदूक से गोली दागना, एक गोली छोड़ दी बंदूक से। आप कहोगे गुरुजी बंदूक से गोली छोड़ दी, बंदूक से गोली छोड़ेंगे, तोप से गोला छोड़ेंगे, किसी से गोली छूटती है किसी से गोला छूटता है, चीज है भाई अलग अलग। अब बंदूक से गोली दागना इसमें मैं समझा रहा हूं, इसी प्रकार से अन्य जगह भी इस नियम को काम में ले सकते हैं। ये बंदूक, और बंदूक तेरा द्रव्यमान बड़ा है और गोली इसमें है उसका द्रव्यमान है छोटा एम। यहां आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा सा बना देता हूं कि ये यहां पर ये है, ये स्मॉल एम है, दिख नहीं रहा तो मैं आपको बोल रहा हूं स्मॉल एम है गोली, ये गोली है, ये गोली, और ये पूरी क्या है? बंदूक है। बंदूक के लिए बड़े सिंबल मान रहा हूं मैं, बड़ा एम और गोली का द्रव्यमान छोटा है। शुरुआत में बताओ बंदूक कैसी थी? स्थिर थी, वेग 0, बंदूक को पकड़ रखा है, क्यों पकड़ रखा है भाई। अब उसके बाद में मैं गोली दाग रहा हूं, ट्रिक, और ट्रिगर जैसे दबाया, दबाते ही आगे क्या हुआ? गोली गई आगे और बंदूक आई पीछे, गोली निकल गई है। जैसे इसको जो छोड़ हटो तो गोली तो आगे निकल गई। अच्छा, गोली गई आगे, गोली का माना वेग कितना है? स्मॉल v, और बंदूक आई पीछे, माना बंदूक का वेग कितना है? कैपिटल V। बंदूक के लिए बड़ा द्रव्यमान और पीछे हटने का वेग बड़ा V, गोली का द्रव्यमान छोटा है और वेग छोटा V। अच्छा, बंदूक का द्रव्यमान है नहीं। अब संवेग संरक्षण नियम कैसे लगाते हैं? ये कोई भी टॉपिक हो आपका, कोई भी न्यूमेरिकल हो, बहुत सरल है ये नियम को लगाना। आप इतना से याद रखो, घटना से पहले का कुल संवेग, घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग, बस इतना सा नियम है। घटना से पहले का, मैं लिख भी रहा हूं, घटना से पहले का, घटना से पूर्व का कुल संवेग, घटना से पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। ये यहां पर नियम है, घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। अब यहां पर घटना क्या है? यहां पर घटना क्या है? यहां पर घटना है गोली छूटने से पहले वाली बात, ये गोली छूटने के बाद की, दो ही घटना है। तो गोली छूटने से पहले का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद का कुल संवेग। ऐसे ही बम फूटने से पहले का संवेग बराबर बम फूटने के बाद का संवेग। अर्थात यदि कोई पिंड टूट जाता है तो पिंड का पहले का संवेग बराबर उसके टूटने के पश्चात का संवेग। जैसे अभिक्रिया से पहले का कुल संवेग बराबर अभिक्रिया के बाद का कुल संवेग। तो सिंपल अप्लाई करते हैं, घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, घटना क्या है? गोली छोड़ने से पूर्व का कुल संवेग। कुल का मतलब जितने भी भाग है सब लेने। गोली छूटने से पूर्व का कुल संवेग बराबर गोली
गोली दागने के बाद का कुल संवेग, गोली दागने के बाद का कुल संवेग, गोली दागने के बाद का कुल संवेग। अच्छा, ये यहां पर घटना है अपने गोली। अब अपन इसको लगाते कैसे हैं उसके लिए देखिएगा आप आगे। इसको थोड़ा राइट ऑफ कर दूं मैं। घटना से पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। गोली छूटने से पूर्व का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के, गोली दागने के बाद का कुल संवेग। अब देखो यहां पर संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। बताओ गोली छोड़ने से पूर्व द्रव्यमान कितना था? गोली छूटने से पहले बंदूक और गोली एक ही जगह थी, गोली भी बंदूक में ही है, तो पूरा निकाय एक ही था। ये पूरा निकाय यही है, निकाय का मतलब पूरा सिस्टम यही है। तो संवेग, संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। तो बताओ गोली छूटने से पहले ये पूरा एक ही सिस्टम था, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? m प्लस एम। एम तो बंदूक का है, स्मॉल एम की गोली है उसके अंदर, तो m प्लस एम। ये हो गया गोली छूटने से पूर्व का कुल संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग। बताओ गोली छूटने से पहले बंदूक का वेग कितना था? 0, तो ये हो गया 0 बराबर। ये तो ये हो गया, देखो गोली छूटने से पूर्व का कुल संवेग, संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, बराबर गोली दागने के बाद में या गोली छोड़ने के बाद में। तो गोली छोड़ने के बाद में आप कहोगे दो चीज हो गई, क्योंकि गोली अलग है, बंदूक अलग है, तो दो चीज हो गई, तो दोनों का संवेग निकालेंगे। तो संवेग क्या हो गया? बोलो mv, द्रव्यमान गुणा वेग, mv। और इसका क्या होगा? बोलो माइनस mv। अब कोई कहेगा गुरुजी माइनस क्यों? क्योंकि सोचो माइनस क्यों? क्योंकि बंदूक आ रही है पीछे और गोली जा रही है आगे। और संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? सदिश। और जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं, कोई इधर कोई इधर, तो उनको कैसे जोड़ते हैं? विपरीत दिशा में दो सदिशों को जोड़ने का मतलब उनको घटाना ही होता है। तो यहां पर इसका संवेग mv और इसका संवेग माइनस mv। यदि आप प्लस ले लोगे तो लास्ट में माइनस चिन्ह आ जाएगा, उससे कोई क्वेश्चन के आंसर में फर्क नहीं पड़े। कोई कहेगा कि मुझे इधर उधर की दिशाओं में मैं तो प्लस ही लूंगा, किसका संवेग mv और प्लस mv। तो आगे जब हल करोगे ना तो वो वहां पर एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा लास्ट सूत्र में। और यदि आपने पहले ही ध्यान रख दिया कि यार बंदूक इधर आ रही है, गोली उधर जा रही है, तो दोनों की दिशा विपरीत है, तो पहले किसका चिन्ह लगा दिया? मान। हो गया कुल संवेग, इसका प्लस इसका। क्यों? क्योंकि गोली दो दागने के बाद में दो निकाय बन गए थे, दो सिस्टम बने, एक और ये, मतलब पूरा जो निकाय है उसमें दो बातें आ गई, एक और ये। और निकाय में दोनों बातें हैं, तो निकाय का कुल, ये पूरा निकाय, तो कुल का मतलब ये प्लस ये। लेकिन प्लस में यहां पर क्या आपको मैं समझाने के लिए इसको यहां कर दूं mv प्लस माइनस mv। अब आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि इसके संवेग में इसके संवेग को जोड़ा है, लेकिन इसका चिन्ह लगा दिया माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली गई इधर और यहां पर बंदूक आई इधर, तो यहां पर कर दिया mv और ये हो गया वहां पर माइनस लगा दिया माइनस mv। अब आप कहोगे गुरुजी आगे इसको अपन कैसे सॉल्व करें? तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर ये तो हो गया 0, ये हो गया mv और ये हो गया माइनस का mv, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mv बराबर mv, ये हो गया mv बराबर mv। भाई ये तो 0 हो गया, ये हो गया mv और ये हो गया माइनस का mv। तो इसको हल करा तो ये बताओ बड़ा m बड़ा v किसके लिए है? बोलो बंदूक के लिए। और बताओ छोटा m छोटा v बताओ किसके लिए है? गोली के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? बंदूक का संवेग बराबर गोली के संवेग के बराबर होगा। बंदूक का संवेग और गोली का संवेग एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों संवेग एक दूसरे के विपरीत भी है यहां पर। तो बताओ शुरुआत में संवेग कितना था? पूरे निकाय का 0, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग करा तो कितना आया था? 0। बाद में दोनों में गति आई, दोनों के संवेग बने, लेकिन जितना उसका बना उतना ही उसका बना, और दोनों का बराबर विपरीत होने के कारण ओवरऑल मान वही 0 आएगा। तो यहां पर रिजल्ट ये निकला mv बराबर mv, mv बराबर mv। ये आपके बंदूक से गोली दागने में फॉर्मूला आ गया। बड़ा m बंदूक का द्रव्यमान, बड़ा v बंदूक के पीछे हटने का वेग, छोटा m गोली का द्रव्यमान और छोटा v गोली का वेग। तो याद रखें फॉर्मूला हमेशा इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको, आप तो बंदूक से गोली दागने में फॉर्मूला याद रखो mv बराबर mv। और कभी भी नियम लगाए तो नियम लगाने का तरीका क्या? कि घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का। घटना के बाद में ये याद रखो यदि विपरीत विपरीत है तो माइनस कर देना, और एक ही दिशा में है तो फिर यहां पर माइनस नहीं आएगा, फिर प्लस ही आएगा। यदि आपके दो टुकड़े हो जाते हैं किसी चीज के और उनकी एक ही दिशा है तो फिर प्लस। अच्छा, अब यहां पर देखो बात ये आती है, तो फॉर्मूला आपका हो गया mv बराबर mv, बड़ा mv और छोटा mv। तो ये यहां पर इसका ये फॉर्मूला आया। तो मैं फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूं बंदूक से गोली दागने में, और इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा बड़ा mv बराबर छोटा mv। याद रहे मवी मवी और मवी है, मम्मी तो नहीं है, ये बड़ी मम्मी छोटी मम्मी,
तो मम्मी तो नहीं, इसको है मवी मवी, बड़ी मवी छोटी मवी है। तो बड़ा एमवी और छोटा एमवी। बताओ ये बड़े एमवी, बड़ा एम बड़ा वी किसके लिए याद हो गया होगा? बंदूक के लिए। और छोटा एम छोटा वी बताओ किसके लिए है? बोलो, गोली के लिए। अब यहां पर देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट भी करना चाहूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा आखिरकार न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 किलोग्राम की बंदूक से 2 किलोग्राम की बंदूक से 2 किलोग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की गोली 2 किलोग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स बोल लो या मीटर पर सेकंड बोल दो भाई, मीटर सेकंड इनवर्स बोलो या मीटर बटे सेकंड बोलो, बात एक ही है। तो 2 किलोग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की गोली 150 है ये, 150 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से निकलती है। तो बंदूक के पीछे, ये रे भाई, बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा? बंदूक तो कौन से वेग से पीछे हटेगी? रे कितना झटका देगी भाई, ये बंदूक है और बंदूक से जैसे गोली को दाग आया और टक से गोली तो गई आगे, बंदूक ने झटका मारा या पीछे। तो यही है बंदूक तो कितने वेग से पीछे है। तो क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से निकलती है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा? अभी आपका सूत्र, अब यहां पर देखो मान अपन जमा देंगे। मान कैसे जमाएंगे? बट एमवी बराबर एमवी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एमवी बराबर एमवी। अच्छा बताओ बड़ा एम क्या है? बंदूक का द्रव्यमान, क्योंकि बड़ा एम बड़ा वी बंदूक के लिए, बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 2। अच्छा वी का मतलब बंदूक के पीछे हटने का वेग, यही पूछा है, तो वी ऐसे कैसे बराबर स्मॉल एम किसके लिए है? बोलो स्मॉल एम स्मॉल वी गोली के लिए, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, अब ये ग्राम में किलोग्राम में, किलोग्राम एमकेएस पद्धति, ग्राम सीजीएस पद्धति, और क्वेश्चन एक जैसी पद्धति में होना चाहिए। और आपके सामान्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो एमकेएस पद्धति के अंदर उसके आंसर दिए हुए होते हैं। तो 20 ग्राम है, उसको अपन एमकेएस पद्धति की तरह ग्राम में बदलो, वो किलोग्राम में बदलो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्मॉल एम ही तो है, स्मॉल एम है 20 ग्राम, और 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या दे दूंगा मैं? भाग। अरे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या देते हैं? भाग। और फिजिक्स में याद रखना ग्राम को केवल जी से ही लिखते हैं, ग्राम का सिंबल जी होता है। तो यहां पर ये द्रव्यमान हो गया 20/1000 गुणा वेग, गोली का वेग कितना है? 150 मीटर सेकंड सही है, एमकेएस में चेंज करने की जरूरत नहीं, गुणा 150। बस इसको सॉल्व करके v बराबर निकाल लो। तो आगे मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, इसका सॉल्यूशन क्या है तो जरा देखिएगा। यहां पर बस मैं अपने मान जमा दिए, छोटा सा सूत्र सवाल होता है, सवाल में कोई ज्यादा वेद नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। बंदूक के कभी भी सवाल आए, ये सवाल खूब आता है ऐसा न्यूमेरिकल का, एनटीएससी एसटीएससी परीक्षा, अर्थात कहे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षाओं में खूब इसमें से क्वेश्चन आए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खूब पूछे, 9th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए संभावित परीक्षाओं के अंदर काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी परीक्षाएं हैं आने वाली, उन परीक्षाओं के अंदर इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं रहती है। तो अच्छा फॉर्मूला है, एमवी बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो बोलो वी बराबर, ये वी बराबर 2 नीचे चल जाएगा, तो पहले उधर का पद लिख देता हूं 20/1000 गुणा 150, ये तो लिख दिया 20/1000 गुणा 150, और 2 नीचे चला गया तो 2 नीचे चल। अब इसको सॉल्व तो आप कर लोगे, मेरे साथ जोड़ बाकी गुणा भाग, थोड़ा बहुत मैं काट कर दूं, 2 से कट गया 10, 10 का हो गया 2 से कट गया 10, और 1 0 से 1 0 कट गया। तो बोलो अच्छा इधर इस 0 से ये 0 कट गया, तो 15/10, और 15/10 कितना हो गया? 1.5। और बताओ वेग है तो वेग का मात्रा क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड। तो ये आपके यहाँ पर इसका आंसर आ गया कि बंदूक के पीछे हटने का वेग कितना है? मीटर सेकंड, 1.5 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, बात एक ही। तो ये आपके फॉर्मूला याद रहे, एमवी बराबर एमवी, मम्मी बराबर मम्मी, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, मम्मी बराबर मम्मी, फॉर्मूला याद रहे। बंदूक के अंदर जब भी गोली दागने का है तो सीधा है। और बड़ा एम बड़ा वी, बोलो किसका है बड़ा एम बड़ा वी? अरे खुद ही बोल लो, वहां पर जहां भी वीडियो देख रहे हो तो खुद ही बोल लिया करो। बड़ा एम बड़ा वी किसके?
बंदूक के लिए, और छोटा है, छोटा भी बताओ किसके लिए लिया था, गोली के लिए। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी और सवाल, तो और सवाल देखो आप, अगला क्वेश्चन कैसे और मैं बताऊं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 2 मीटर प्रति सेकंड के 2 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 2 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से गति करती हुई या भागती हुई, ये लड़की भाग गई कि क्षैतिज वेग से गति करती हुई 3 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर गाड़ी पर चढ़ जाती है, जिसमें स्थिर गाड़ी पर चढ़ जाती है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। कोई लकड़ी के फंटे की गाड़ी है, उस पर चढ़ जाती है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। तो चढ़ने के पश्चात गाड़ी व लड़की का संयुक्त वेग क्या होगा। गाड़ी व लड़की का संयुक्त वेग, संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक साथ, संयुक्त संवाददाता सम्मेलन है। तो गाड़ी व लड़की का संयुक्त वेग क्या होगा, ये यहां पर क्वेश्चन है। अब आप कहोगे गुरुजी क्या है इसके अंदर, जरा देखो। कुछ भी आंकड़े दे सकता है, कोई भाषा चेंज कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लगाना आना चाहिए। करने में दिक्कत नहीं है, तरीका वही होता है, बस लगाने की तरीका है कि आपको लगाना आता है या नहीं आता। यदि आप लगाना सीख गए ना सवाल में सूत्रों को, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो उत्तर। हाँ, लगाना नहीं सीखे तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 2 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं कि क्षैतिज वेग से गति करती हुई 3 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर गाड़ी पर चढ़ जाती है, जिसमें पहिए लगे हुए हैं। गाड़ी में क्या है, कोई पहिए लगे हुए हैं। वैसे तो नाम गाड़ी है तो गाड़ी में पहिए होंगे, लेकिन फिर भी और स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चढ़ने के पश्चात गाड़ी व लड़की का संयुक्त वेग क्या होगा। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अंदर क्या करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहा हूं। तो देखो ये लड़की है, ये लड़की बनाई, ये लड़की है, और लड़की कितने किलो की है भाई, 40 किलोग्राम की लड़की। ठीक है, अब ये जा रही है, इसका वेग दे रखा है, लड़की भागती जा रही है, और भागती जा रही है, तेरा वेग है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्षैतिज वेग से सीधी भाग रही है, तन्नाट सुसाट भाग है, 40 किलो की और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से सुसाट भाग रही है। आगे क्या हुआ, क्षैतिज वेग से गति करती हुई। तो अच्छा, यहां पर एक गाड़ी थी, गाड़ी जो है ये गाड़ी बढ़ा दी मैंने, ये गाड़ी, और गाड़ी कितने किलो की है बोलो, 3 किलोग्राम द्रव्यमान। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी का मतलब कोई लकड़ी का फंटा, कभी आपने देखा होगा लकड़ी के छोटे से फंटा ऐसे चौकोर, इसमें व्हील से लगा दो, बैरिंग लगा दो, तो उस पर चढ़ जाए, तो एकदम जैसे कोई जंप दौड़ता हुआ आएगा। और लकड़ी का ऐसा फंटा जिसमें व्हील से लगी हुई है, पहिए लगे हुए हैं, बैरिंग वाले पहिए, तो जैसे चढ़ते तो वो चलता है घुर्र, जो छंडेगा, मैं दौड़ता हुआ आया और एक लकड़ी के फंटे पर नीचे पहिए लगे हुए हैं, और उस पर आके दौड़ता हुआ जंप कर गया, छंडा उस पर, तो उसके बाद में मैं और वो गाड़ी जो है वो दोनों चलेगी सुर चढ़ते ही। तो ये बात यहाँ पर, ये शुरुआत में गाड़ी स्थिर थी, इसका वेग कितना था, 0। लड़की दौड़ते हुए आई, अर्थात इससे मिली का मतलब क्या, मिली, इस गाड़ी पर चढ़ गई। अब लड़की जैसे इस गाड़ी पर चढ़ गई, तो क्वेश्चन ये है कि अब इसका वेग क्या होगा। बताओ, घटना से पहले लड़की और गाड़ी अलग अलग थी, बाद में दोनों एक ही हो गई, क्योंकि लड़की बताओ आके इस पर जंप लगा के चढ़ जाती है और लड़की गाड़ी एक हो जाती है। तो अब यही पूछा है कि लड़की और गाड़ी का संयुक्त वेग, इसका वेग क्या होगा, एक क्वेश्चन है। तो घटना से पहले 2 बातें थी, घटना के बाद में 1 हो गई, तो वही घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। तो यहां पर मैं मिटा रहा हूं, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए। तो देखो यहां पर थोड़ी सी मैं जगह कर लेता हूं, इसी जगह में ये हो जाएगा। देखो बताओ, घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां पर पहले मैं भले हिंदी में लिख देता हूं एक बार, घटना से पूर्व का कुल संवेग, घटना से पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। यही फॉर्मूला अपने, घटना से पहले घटना के बाद। घटना से पहले 2 थे, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, 40 गुणा 2,
40 लड़की का द्रव्यमान था, 2 उसका वेग था, तो द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, प्लस गाड़ी बताओ, गाड़ी का द्रव्यमान 3 और गाड़ी का वेग 0 था, 3 गुणा 0 बराबर। घटना के बाद में लड़की तो 40 की, गाड़ी वही 3 किलो की, तो बताओ द्रव्यमान कितना हो गया, क्योंकि पूरा एक सिस्टम बन गया, तो बताओ द्रव्यमान हो गया 43। 43 कैसे हुआ, 40 प्लस 3, 40 की लड़की है, 3 किलो की गाड़ी है, तो 40 प्लस 3 गुणा वेग। अब तो सॉल्व कर लोगे, गुणा वेग, बस इसको सॉल्व कर लो। एक लाइन में आंसर आता है। सवाल लिखने में भले 4-5 लाइन है, लेकिन आंसर में कुछ नहीं करना। परीक्षा में ये भी नहीं लिखना घटना से पूर्व का कुल समय घटना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि दिमाग में बैठ जाए, इतना लिखना। परीक्षा में क्या करना, हल्का चित्र बनाया कि यार द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, और बाद में ये द्रव्यमान इन दोनों का एक ही निकाय बढ़ गया, मतलब पूरे निकाय में दोनों आ गए, तो 40 प्लस 3 43 गुणा वेग। अब इसको सॉल्व करने में एक लाइन है बस, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जैसे मिटाएंगे, मिटाते निकल जाएगा, ये लो आंसर, और है क्या निकलने। तो यहाँ पर इसको जैसे मैं मिटा के करूं, तो ये तो हो गया 40 दूना 80, 40 दूना 80, ये हो गया 0, तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर 43 गुणा वेग, बस दबाना जानते हो। तो वेग बराबर 80 में 43 का क्या दे दो भाग, तो वेग बराबर क्या आ गया 80 बटे 43, और बताओ मात्रा क्या आएगा, मीटर बटे सेकंड या मीटर पर सेकंड। 80 में 43 का भाग दे लेना, जो भी जाएगा वो जाएगा, तो ये जिसका भी भाग जाएगा वही इसका आंसर होगा। या आंसर में ये भी हो सकता है 80 बटे 43, बटे में भिन्न में भी आंसर हो सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी और बात क्या है, और सवाल कैसे आते हैं, तो ये सवाल चल रहे हैं संवेग संरक्षण नियम के ऊपर। इस संवेग संरक्षण नियम पर आधारित कुछ अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ और अपनी जिंदगी के अंदर परफेक्शन लाते जाओ। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी पढ़े उसको वीडियो को देखें, उसके बाद में कॉपी हमेशा रखें। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना फिर जो नहीं कर रहे हैं तो वो फिर उस भीड़ के अंदर ही रहेंगे जो हमेशा सफलता की होती है। सफल जो है उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। जो अलग से काम कर रहे हैं तो वो अलग से बढ़ेंगे, वो सफल होंगे, और जो काम कर ही नहीं रहे वो जैसे दुनिया कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भीड़ के अंदर ही, एक भीड़ हमेशा असफलता की भीड़ के अंदर ही दबे रह जाएंगे। इसलिए बेहतर करने की कोशिश करें और जो कहा जा रहा है उस पर गौर करिएगा और उसके मुताबिक काम करते चलो। अपने आप चीजें काबू में भी आ जाएगी और आपको कहीं पर भी पढ़ने में कभी दिक्कत भी और चीजों को समझने में आपको परीक्षा में जाते समय अच्छा लगेगा। परीक्षा भवन में जब जाओगे ना तो आप में एक जोश रहेगा कि यार हम इतनी सारी चीजें जानते हैं, अब देखे देखे कैसे सवाल आते हैं। और यदि अपन पढ़ के नहीं जा रहे ना, परीक्षा से पहले भय रहेगा और यार पता नहीं क्या आएगा, ये कड़ला सवाल पता नहीं कितने होंगे कितने नहीं होंगे, कड़ला जी मरे रे भाई रे मरे रे। और वहां पर सवाल जब आते हैं ना, सवाल जब पेपर में खोलते हैं तो आते नहीं, क्यों पढ़ के तो आया नहीं ढंग से, पता ही नहीं चीजों को। फिर वो पहला देखता है, दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, उसको होते नहीं है वहीं पर। फिर वहीं पर सोच लग जाता है कोई मतलब वाली बात नहीं, मुश्किल ही पार पड़ेगी, पार नहीं पड़ेगी। फिर सोच लग जाता है क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, परीक्षा में बैठा बैठा वहीं पर दिमाग में आ जाती है जिंदगी में अब क्या करूंगा। आप सोचिएगा कि आपको जब पर्याप्त वक्त मिलता है तो उस वक्त को आप ढंग से काम में ले। पढ़ाई बहुत सरल है, जिंदगी को जानने के लिए भी पढ़ाई है। पढ़ाई में तो खेल है, तमाशे हैं, ये तो बस ऐसे करते जाओ, ये अपने आप ऐसे सवाल आते हैं, अपने आप चलोगे और अपने आप ही आप जो है अन्य को भी बताओगे कि यार ऐसे होते हैं। पढ़ाई तो रोचक है, आनंद का विषय है, आनंद लीजिएगा इसके अंदर। अच्छा, अब यहां पर बात आती है और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिएगा, अगला सवाल मैं बता दूं। एक स्थिर रखी वस्तु, एक स्थिर रखी वस्तु, एक स्थिर रखी वस्तु, एक स्थिर रखी वस्तु दो समान द्रव्यमानों में, दो समान द्रव्यमानों, ये मरे, दो समान द्रव्यमानों में टूट जाती है, टूट जिए। एक स्थिर रखी वस्तु या वस्तु की जगह परीक्षा में पिंड भी दे सकता है। एक स्थिर रखी वस्तु से वस्तु दो समान द्रव्यमानों में टूट जाती है तो निम्न में से सत्य कथन होगा, निम्न में से सत्य कथन होगा। सत्य कथन होगा मतलब कौन सा कथन सत्य होगा। यहां पर मैं आपको 4 कथन लिख रहा हूं, कौन कौन से कथन सत्य होंगे। तो निम्न में से सत्य कथन होगा, पहला
दोनों दोनों टुकड़े, दोनों भाग, दोनों टूटे हुए भाग, पहला कथन लिख रहा हूं, दोनों टूटे हुए भाग, दोनों टूटे हुए भाग समान दिशा में समान चाल से चलेंगे। देखो सवाल कैसा है, समान चाल से चलेंगे, पहला। दूसरा कथन, दोनों टूटे हुए भाग, ये यहां तक की लाइन तो यही है कॉमन, मैंने डैश डैश कर दी, मतलब ये दोनों टूटे भाग समान दिशा में, एक ही दिशा में, समान दिशा में विपरीत चाल से चलेंगे। पहले वाले में तो समान दिशा में समान चाल या समान दिशा में लेकिन विपरीत चाल से चलेंगे। तीसरी बात ले, तीसरी बात, दोनों टूटे हुए भाग, वही बात है यहां से, दोनों टूटे भाग, दोनों टूटे भाग असमान दिशा में, असमान दिशा में, असमान दिशा में समान चाल से चलेंगे, समान चाल से चलेंगे। और लास्ट बात, दोनों टूटे हुए भाग समान दिशा में, समान दिशा में, दोनों टूटे भाग विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में समान चाल से चलेंगे, समान चाल से चलेंगे। इसमें दिख रहा होगा, यहां पर लास्ट तक मैं लिख दिया। अच्छा, इसको भी यहां पर समान दिशा में समान चाल से चलेंगे, समान दिशा में विपरीत चाल से चलेंगे। अगला, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में असमान चाल से चलेंगे और विपरीत दिशा में समान चाल से चलेंगे। ऐसे इसके 4 ऑप्शन मैंने बढ़ा दिए, ये ऑप्शन मैंने बढ़ा दिए। देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्थिर रखी वस्तु दो समान द्रव्यमानों में टूट जाती है, दो समान द्रव्यमान के भागों में टूट जाती है, दो समान द्रव्यमान के भागों में टूट जाती है, दो समान द्रव्यमान के भागों में, और भी स्पष्ट कर दूं, दो समान द्रव्यमान के भागों में टूट जाती है, निम्न में सत्य कथन होगा। दोनों टूटे भाग समान दिशा में समान चाल से चलेंगे, दोनों टूटे भाग समान दिशा में विपरीत चाल से चलेंगे, दोनों टूटे भाग विपरीत दिशा में असमान चाल से चलेंगे और दोनों टूटे भाग विपरीत दिशा में समान चाल से चलेंगे। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है? कोई एक स्थिर रखी वस्तु थी और वो दो समान द्रव्यमानों में, दो समान द्रव्यमान के भागों में टूट जाती है, तो बताइए ऐसी स्थिति में कौन सा यहां पर राइट आंसर है? अब आप कहोगे गुरुजी क्या करें ये, तो आपको मैं एक तरीका बताऊं, जब भी जिन क्वेश्चंस में वस्तु अर्थात उसके द्रव्यमान और उसके बाद में उसकी चाल की बात हो रही है, तो जहां पर द्रव्यमान और चाल, तो इसका मतलब वहां पर संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। तो जिन क्वेश्चंस में भी द्रव्यमान वेग का जैसा एहसास हो रहा है, तुरंत वहां पर लगा दीजिए संवेग संरक्षण नियम। तो यहां पर भी कोई वस्तु रखी हुई थी, टूट गई, और मैंने कहा था कि प्रत्येक जगह इस नियम का पालन होता है। कोई भी चीज टूटे, कोई चीज भिड़े, बम फूटे, बंदूक से गोली निकले, प्रत्येक जगह संवेग संरक्षण नियम का क्या होता है? पालन। तो यहां पर देखिएगा, इसका मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा। देखो एक लाइन में आंसर होगा, थोड़ा सा मुझे इसकी जगह करनी पड़ेगी क्योंकि बिना जगह यहां पर अपन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे नीचे आपको दिखने में भी दिक्कत आती है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी जगह कर ली, ठीक है। अब देखो, एक स्थिर रखी वस्तु, हल्का सा चित्र बनाया, स्थिर रखी वस्तु है, माना उसका द्रव्यमान नहीं दे रखा है, मान लो स्थिर है, इसका मतलब इसका वेग क्या है? 0। यदि क्वेश्चन में कोई द्रव्यमान नहीं दे रखा है, खुद अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, वो चीजें लास्ट में कट पिट जाती है। अच्छा, दो समान द्रव्यमान के भागों में टूट जाती है, तो बताओ दो समान द्रव्यमान करो, इसके m/2 m/2 दो भागों में टूट गई। अच्छा, माना इसका वेग v1 है, इसका वेग v2, ये भी पता नहीं है ना कि दो समान द्रव्यमानों के भागों में टूट के उनका वेग क्या है, वो तो इसमें से ढूंढना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहां पर एक हल्का सा चित्र बन गया, स्थिर रखी वस्तु, ये स्थिर रखी वस्तु, स्थिर का मतलब इसका वेग 0 है, वस्तु का द्रव्यमान m है, दो समान द्रव्यमानों के भागों में टूट जाती है। देखो दो समान द्रव्यमान कर दिए, m के दो समान भाग कर दिए, m/2 m/2, और वेग क्या कर दिया? v1 और v2। तो यहां पर आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। तो देखो संवेग संरक्षण नियम अपन लग रहा है, इतना समय ने मिटा दिया। यहां तो ये लिखा हुआ है कि दोनों पिंड समान दिशा में, तो ये तो सब में कॉमन बात थी, तो इनमें से आपको ढूंढना है। अच्छा, इसलिए मैंने इधर से मिटा दिया। अब आप कहोगे गुरुजी संवेग संरक्षण नियम बताओ क्या है? घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का। घटना से पहले ये रहा, तो बताओ द्रव्यमान गुणा वेग। घटना से पहले एक ही पिंड था और स्थिर था, तो द्रव्यमान गुणा वेग। घटना के बाद ले रे, घटना के बाद दो हो गए द्रव्यमान गुणा वेग, m/2 गुणा v1 प्लस
अपन तो अभी प्लस ही कहेंगे, अपन पता नहीं इधर उधर भग रहे हैं, क्या पता कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो अपन तो घटना के पहले का कुल संवेग, घटना के बाद का कुल संवेग, कुल का मतलब जोड़ो। तो यहां पर m/2 और बताओ, थोड़ा मिटाओ इसको, और ये हो गया v2। तो मेरे हिसाब से आपको नियम लगाना आ गया होगा v2। तो कैसे लगाया, द्रव्यमान गुणा वेग, ये द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप कहोगे सॉल्व करें तो आएगा 0 बराबर m/2 मैं कॉमन ले रहा हूं, अंदर बोलो क्या बच गया, v1 प्लस v2। ये m/2 को मैं 0 तरफ ले जाऊंगा पूरे को, तो पूरा 0 हो गया। कैसे हो गया, 2 गुणा 0 0, फिर m भी 0 नीचे आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा, बराबर बोलो क्या हो गया, v1 प्लस v2। और बताओ आप एक तरफ कर लो तो बोलो v1 बराबर माइनस v2। आंसर दिख गया, v1 बराबर माइनस v2 का मतलब दोनों जो टुकड़े हैं उनकी चाल समान होगी, चाल समान होगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत। माइनस आ गया ना, तो समान चाल से विपरीत दिशा में समान चाल से, दिशा विपरीत, ये माइनस का मतलब विपरीत, यहां पर लिख रहा हूं दिखेगा नहीं। तो माइनस का मतलब कौन सी दिशा है इनके दोनों के बीच में, विपरीत दिशा, लेकिन चाल क्या है, समान। तो विपरीत दिशा में समान चाल से, तो ऑप्शन में देखो विपरीत दिशा में समान चाल से, तो विपरीत दिशा में समान चाल से चलेंगे, तो ये इसका आंसर है, विपरीत दिशा में समान चाल से। देखो विपरीत दिशा में समान चाल से, क्वेश्चन इतना सा है बस कि यार द्रव्यमान था एक वस्तु का और उसका वेग शुरुआत में स्थिर थी, तो स्थिर का मतलब वेग 0। तो कोई भी क्वेश्चन जिनमें स्थिर कहे, विराम अवस्था में कहे, स्थिर अवस्था में कहे, या शुरुआत में वस्तु जो है वो गति नहीं कर रही है, ऐसे शब्द का मतलब उनका वेग 0। और बाद में m/2 समान द्रव्यमान में तोड़ दिया और माना वेग उनके कितने थे, v1 और v2, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ये बाद का संवेग, ये पहले का संवेग। आगे सॉल्व किया, सॉल्व करते आ गया v1 बराबर v2, v1 बराबर v2 मतलब दोनों की चाल तो समान है, लेकिन माइनस का मतलब दिशा क्या है, विपरीत। तो विपरीत दिशा में चलेंगे, लेकिन कौन सी चाल से, समान चाल से। ये क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब यहां पर बात आगे आती है, कुछ क्वेश्चंस में और आपको बता रहा हूं कि आखिरकार संवेग संरक्षण नियम पर और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जरा आप आंसर दीजिएगा। आंसर आप कहोगे गुरुजी हम कैसे देंगे, तो अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उसका आप खुद ही जो है वीडियो देखते देखते ही बोल दो, चुप नहीं रहना है, जोर से बोलना है। वीडियो देख रहे हो तो भी जोर से बोलना है आंसर, ताकि अगर बगल का भी सुने कि हाँ इसका मतलब कार्रवाई तो कर रहा है छोरा, कि बच्चा जो है वो कार्रवाई तो कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन है यदि वस्तु का संवेग नियत है, यदि वस्तु का संवेग नियत है, यदि वस्तु का संवेग नियत है तो, यदि वस्तु का संवेग नियत है तो निम्न में से कौन सी राशि, तो निम्न में से तो निम्न में से कौन सी राशि, निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, नियत होगी, निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी, ये क्वेश्चन। आप कहोगे गुरुजी 4 दीजिएगा, 4 क्या दीजिएगा, वेग, त्वरण, बल, और 1 लिख दिया मैंने उपरोक्त सभी। बताओ क्वेश्चन यह है यदि वस्तु का संवेग नियत है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। संवेग नियत है तो कौन सी राशि नियत होगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। संवेग नियत है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। तो अब देखो क्वेश्चन में संवेग नियत है तो देखो आंसर संवेग बराबर नियत, और संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, वेग के संग द्रव्यमान बराबर नियत, सही है। अब द्रव्यमान नियत है ही तो देखो v बराबर मैंने कर लिया नियत बटे m, द्रव्यमान तो नियत ही होता है, तो v बराबर नियत बटे द्रव्यमान, नियत बटे द्रव्यमान, ये फिर नियत आया। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कि संवेग नियत है तो बताओ उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, कौन सी राशि नियत होगी, बोलो वेग। संवेग नियत है तो द्रव्यमान तो वस्तु का जो है वो है, तो संवेग नियत है तो उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। कि संवेग नियत, केवल संवेग बोल रहा हूं शब्द केवल, कि संवेग नियत है तो पक्का मानोगे उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। क्योंकि द्रव्यमान तो वो होगा वही, वस्तु थोड़ी अभी कोई टूट रही वो वस्तु वही है, कहीं यहाँ पर टूटा फूटा कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा सिंपल एक वस्तु का संवेग नियत है। तो संवेग नियत है तो उसका वेग भी क्या है, नियत। जैसे माना मैं हूं 50 किलो का, ठीक है, और माना मैं दौड़ लगा रहा हूं ऐसे,
और मैं दौड़ लगा रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड, तो बताओ मेरा संवेग कितना है? 5 दिया 15, 150 हो गया, 150 मेरा संवेग हो गया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, संवेग का मात्रक हो गया, ये मेरा संवेग है। अब बताओ यदि मैं दौड़ता ही जा रहा हूं तो मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ये थोड़ी मेरा द्रव्यमान बदल जाएगा, मैं तो वही रहूंगा 50 किलो का ही, तो इसका मतलब मेरा वेग हमेशा क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, क्यों? मैं कह रहा हूं मेरा संवेग नियत है, तो संवेग नियत है इसका मतलब मेरा शुरुआत में जो संवेग था 150, संवेग कैसे निकाला? द्रव्यमान गुणा वेग, ये तो था मेरा संवेग P बराबर, संवेग को P से लिखते हैं P बराबर mv। मैं 50 किलो का था, शुरुआत में मेरा वेग 3 था, तो मेरा संवेग कितना? 150। अब मैं कह रहा हूं मेरा संवेग नियत ही है, नियत ही है इसका मतलब मेरा द्रव्यमान तो फिक्स है, और नियत का मतलब 150 कब रहेगा? हमेशा ही 150 रहे, इसका मतलब मेरा वेग भी कितना रहना चाहिए? 3 ही रहना चाहिए। तो संवेग नियत है तो वेग हमेशा क्या होगा? नियत होगा। तो इसका राइट आंसर ये आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन जेट इंजन में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आंसर बताना देखो। जेट इंजन में लागू होता है, जेट इंजन में लागू होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, चाहे जेट इंजन हो चाहे रॉकेट हो, बताओ उनमें क्या लागू होता है? तो राइट आंसर बोलो, क्या बोलोगे? संवेग संरक्षण नियम। आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन आपने क्यों लिखा? वो मैंने इसलिए लिखा बच्चों, रॉकेट की जगह कई बार जेट इंजन आ जाता है परीक्षा, तो जेट इंजन में लागू होता है, तो आंसर क्या बोलोगे? संवेग संरक्षण नियम। अच्छा, अगला जो सवाल है, तो अगले सवाल में कहें संवेग का सबसे निकट संबंध है। अगला क्वेश्चन, संवेग का सबसे निकट संबंध है। सबसे निकट संवेग के संबंध कईयों से है, अपने नहीं होते संबंध तो कईयों से होते हैं, लेकिन आपका संबंध सबसे निकट किससे होता है? तो सबसे निकट संबंध आपके अपने परिवार से होता है। परिवार में आपका सबसे निकट संबंध आपके माँ बाप से होता है। होता नहीं होता? संबंध तो बहुत होते हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदारी, नाते रिश्तेदारी, इतने सारे होते हैं, लेकिन सबसे निकट संबंध किसका है? तो संवेग का सबसे निकट संबंध होता है, क्वेश्चन है, संवेग का सबसे निकट संबंध होता है। आप कहोगे गुरुजी जरा 4 लेके तो आओ। संवेग का सबसे निकट संबंध होता है, तो पहला ऑप्शन लिया है मैं आवेग, दूसरा लेके आया हूं शक्ति, तीसरा ऑप्शन लेके आया हूं मैं आकृति में, तीसरा ऑप्शन लेके आया हूं मैं गतिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन लेके आया हूं मैं, तो देखो आवेग, शक्ति, गतिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन लेके आया मैं बल। तो बताओ संवेग का सबसे निकट संबंध किससे होता है? तो इसका सबसे निकट संबंध किससे होगा, तो ये मैं आपको बताऊं। देखो कभी आपको मैंने पढ़ाया था, और गति के दूसरे नियम वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि संवेग जो है उसमें परिवर्तन, संवेग को पी से लिखते हैं, परिवर्तन को डी से लिखते हैं। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होती है, इंपल्स, आई बराबर डी। तो संवेग का सबसे जो निकट संबंध होता है वो किससे होता है बच्चों? आवेग से होता है। और इसलिए आवेग और संवेग जो होते हैं इनके मात्रक भी समान होते हैं। जो संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड, वही आवेग का होता है। तो याद रखना संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है? बोलो आवेग से, जिसमें केवल संवेग एक तरफ और एक तरफ क्या होता है? आवेग होता है। तो संवेग का सबसे निकट संबंध किससे होगा? आवेग से। शक्ति, गति, ऊर्जा, सब गलत है। सबसे निकट संबंध किससे होता है? निकट संबंध पूछा है, सबसे क्लोज रिलेशन, निकट संबंध होता है क्लोज रिलेशन, और वो किससे होता है? बोलो आवेग से। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, और जो भी आज आपको मैंने पढ़ाया था, तो टॉपिक का नाम था संवेग संरक्षण नियम। अर्थात संवेग जो है ये हमेशा संरक्षित रहता है। घटना से पहले का कुल संवेग, घटना के बाद का कुल संवेग, टक्कर होने से पहले का कुल संवेग, टक्कर होने के बाद का कुल संवेग। और जो चीज कभी बदलती नहीं है, जितनी है उतनी हमेशा रखनी है, उसी को अपन संरक्षण बोलते हैं। आगे आपसे फिर एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।